हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके साथ हाजिर है और एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले से भी बात करते आ रहे हैं अपने वीडियोस में कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये होता क्या है। तो आइए बात करते हैं आज डिटेल में कि व्हाट इज़ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधान क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रत्यायोजित विधान की डेफिनेशन के पहले या क्या होता है इसके पहले हम ये देखते हैं कि प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता पड़ी क्यों। देखिए, होता ये है कि जो विधायिका होती है उसके पास या लेजिस्लेचर के पास बहुत सारे वर्क्स होते हैं निर्माण विधि निर्माण करने संबंधी। उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित हो जाती है जहाँ पर तुरंत डिसीजन की ज़रूरत होती है। तो अब उतना टाइम लिमिट तो होता नहीं कि परिस्थितियों से निपटने के लिए उतने टाइम लिमिट तक हम वेट करें। तो उस हिसाब से होता ये है। अब देखिए, डेफिनेशन पर आते हैं हम। देखिए, वर्कलोड एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें बहुत टेक्निकल होती है। जैसे मान के चलिए, इंडस्ट्री की बात करें तो औद्योगिक से संबंधित बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती तो वो उन चीज़ों का जो एक्सपर्ट होता है वही उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेहतर लाभ बना सकता है। तो टेक्निकल चीज़ हो गई, वर्कलोड हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है, विधायिका जब किसी भी विधि का निर्माण करती है तो उसमें कंपैरिजन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है या जो डेलीगेटेड कर दिया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज बनाती हैं लॉ वगैरह, तो उसकी तुलना में जब विधि का निर्माण विधायिका द्वारा होता है तो करस्पॉन्ड ये कंपेरेटिव थोड़ा हाईली एक्सपेंसिव भी होता है। तो ऐसे ये सब फैक्टर्स हैं जिसके कारण ज़रूरत पड़ी कि भाई संकट की स्थिति निर्मित हो जाए और तुरंत में लॉ की ज़रूरत पड़े, तो फिर या किसी विधि निर्माण की ज़रूरत पड़ी तो फिर ऐसी स्थितियों में डेलीगेटेड कर दिया जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका कि क्यों ज़रूरत पड़ी। अब होता क्या है ये देखते हैं। तो अब होता ये है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो प्रत्यायोजित विधान है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो उसमें होता ये है दोस्तों कि जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वो अपने कुछ पावर डेलीगेट कर देती है अथॉरिटीज़ को, स्टेट अथॉरिटीज़ को या कोई इंस्टीट्यूशन को कि भाई आप अपने स्तर पर अपना जो भी है विधि निर्माण लॉ या एक्ट, रूल और सब रूल, ये सब रूल माफ़ कीजिएगा, रूल सब रूल ये सब बना सकते हैं एज पर द सिचुएशन। तो ये चीज़ें समझने के तौर पर आप इसे बाई रेफरेंस डिटेल में पढ़ सकते हैं। बुक्स का ज़रूर तरीके से यूज़ करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एलएलबी हो या कुछ भी हो, लॉ से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो केस लॉ है और जो और डिटेल है समझने के हिसाब से ये चीज़ें आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। अब इसको आप अपने बुक रेफर करके इसके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये तो हुई क्या था और क्यों था। अब हम देखते हैं कि क्या सभी चीज़ों पर ऐसी अथॉरिटी को पावर होती है कि वो जो भी रूल सब रूल है वो बना सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिमिटेशन लगा है क्या कि विधायिका हर चीज़ पर ऐसे नहीं दे सकती है राइट्स किसी भी अथॉरिटी को। उसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन में मान के चलिए कि जैसे कोई पैनल कोड है, उस पर कोई अमेंडमेंट करना है या उसके संबंध में कोई रूल बनाना है, तो इस तरीके के, या किसी जुडिशरी की अथॉरिटी है, उसको जुरिस्डिक्शन है, उसको कम ज़्यादा करना है, तो क्या इन चीज़ों पर भी बना सकता है? जी नहीं, ऐसी चीज़ों पर नहीं होता। कोई मॉनेटरी या फाइनेंशियल ही कोई मैटर है तो इस तरीके जो चीज़ें होती है उन पर अथॉरिटी को रूल सब रूल ये सब बनाने का, नियम परिनियम बनाने का पावर नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से इसके कुछ जो एज पर सिचुएशन जहाँ ज़रूरी है वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जहाँ एक्सपर्ट चाहिए उस क्षेत्र विशेष के लिए, तो वहाँ बनाने के लिए जो विधायिका है वो उसको परमिट करती है, पर हर क्षेत्र में नहीं करती। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जहाँ हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो देखिए, वहाँ नियंत्रण जो होता है वो जुडिशरी का होता है, न्यायिक नियंत्रण होता है, पार्लियामेंट्री इसमें नियंत्रण होता है। और इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संसदीय नियंत्रण है उसके संबंध में जो है वो 1 दिसंबर को एक कमेटी बनाई गई थी 1 दिसंबर 1953 में, जिसे कहा गया जे प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ही एक समिति लोकसभा में गठित की गई। तो उसके
समिति के गठन का उद्देश्य ये था कि किसी चीज़ पर बेहतर तरीके से ये बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, कोई अपनी क्षेत्राधिकारिता या जिस विषय पर डेलीगेट किया गया है पावर उसी पर बनाया जाए, उससे हटके तो नहीं बनाया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कंट्रोल की जाती थी। पार्लियामेंट्री के बाद अब हम बात करते हैं जुडिशरी कंट्रोल का। तो क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ या रूल, सब रूल या नियम परिनियम जो भी बनेंगे, जो स्टेट अथॉरिटी बनाएगी, तो उस पर जो न्यायिक नियंत्रण वो ऐसे होता है दोस्तों कि जो भी चीज़ें बन रही हैं उसमें किसी तरीके का कोई असंवैधानिकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक केस की बात करूंगा मैं, हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ। इस केस में हुआ ये था दोस्तों कि कुछ चीज़ें जो बनाई गई थी अथॉरिटी के द्वारा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, असंवैधानिक थी। तो अब देखिए उसमें होता ये कि जो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको रिमूव कर दिया गया, बाकी जो संवैधानिक थी उसको एज इट इज़ रखा गया। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें नहीं बनाई जा सकती हैं। इसी में यदि हम बात करें तो वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, जैसे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो ये इस तरीके की जो संवैधानिक चीज़ें इसका किसी तरीके से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगली बात हम करें तो जो अथॉरिटी को उसकी क्षेत्र अधिकारिता दी गई है, तो अधिकारिता से परे कोई चीज़ नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को जितना पावर दिया गया है। जैसे एक केस था एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट रेल बनाम श्री राम का केस है, इसमें कुछ भूमि सुधार संबंधी उसके प्रावधान दिए गए, क्लासिफिकेशन के लिए पावर नहीं दी गए थे, और उठा के इसमें क्या कहा गया कि जो लैंड का है उसको 6 पार्ट का क्लासिफिकेशन किया गया। अब उसको इस चीज़ की अधिकारिता दी ही नहीं गई थी। तो आप ही बताइए कि इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन था वो सही था? जी नहीं। जब उसको अधिकारिता ही नहीं दी गई है तो वो ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, ऐसा न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया। दोस्तों इस तरीके से था हमारा ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और पूरा ब्रीफली मैंने कोशिश की है कि हर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल इतने कम समय में सारी चीज़ें समझ आ जाए। जो केसेस मैंने बताए, मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी रेफरेंस बुक से और इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए और अपने अच्छे नोट्स बनाइए। ये टॉपिक केवल आपके समझने के हिसाब से क्या चीज़ हो सकती है, कैसे होता है, क्यों होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से इस क्लास में मैंने आपको बताई है। आशा है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। अच्छे से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।